अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, इनको हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एसआरएस के अंदर इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये लिखा हुआ है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन में हम डिस्क्राइब करेंगे जो भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। This section is typically organized by feature as system, feature name, and specific functional requirement associated with this feature. अब इसमें वो बोल रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज आप ऐसे करोगे कि जो भी सिस्टम का कोई एक फीचर है उसका फीचर का नाम और जो भी एक स्पेसिफिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो उस फीचर्स के साथ एसोसिएटेड है उस लिहाज से आप इसको ऑर्गेनाइज करोगे। अब उसके कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लेना कि आपके सिस्टम के अंदर 4 फीचर्स हैं। कोई एक अथेंटिकेशन है, दूसरा कोई कोर्सेज को व्यू करने वाला है, क्विज़िज से रिलेटेड कोई फीचर है, फिर उसके बाद आपका चैट से रिलेटेड कोई फीचर है। तो उन फीचर्स के नाम के लिहाज से आप इनको ना ऑर्गेनाइज करो कि पहले अथेंटिकेशन की डाल दो, फिर कोर्सेज की डाल दो। तो आप इनको ऑर्गेनाइज जो है ना वो मल्टीपल वेज के अंदर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ जो है ना एक तरीका ही लिखा हुआ है। आप इसको प्रायोरिटी के लिहाज से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो हाई प्रायोरिटी वाली है तो उसको आप सबसे पहले लिख दो, और उसके अलावा और भी मल्टीपल वेज के लिहाज से आप इसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अभी ये जो एसआरएस का ये जो सिंगल डॉक्यूमेंट है ना, इस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने ये एक ही लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से जो कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन डॉक्यूमेंट है ना, सीईडी कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर भी एक चैप्टर ये एसआरएस का है। वहां पे मेरे ख्याल से उन्होंने इसके 2-3 और मेथड भी लिखे हुए हैं जिनके लिहाज से आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे। आप लिखोगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट और आगे लिखा हुआ है एक्स। अब जो आपकी जो फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप इसको 1 रखोगे, सेकंड के लिए आप इसको 2 रखोगे, तो यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1। अब आगे वो बता रहा है कि आपने आइटमाइज करना है हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। जैसे ये हमने एक्स की जगह पे क्या रखा है, 1 रखा है ना, तो हमने सब जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी हमने उनको आइटमाइज करना है, सबको एक यूनिक आईडी या यूनिक नंबर हमने देना है। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज होती हैं जो हम मस्ट इंप्लीमेंट करेंगे फॉर यूजर टू कैरी आउट फीचर्स सर्विसेज और प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म अ यूज केस। अब कोई भी एक यूज केस परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई भी एक सर्विस जो है ना किसी फीचर की कैरी आउट करने के लिए हम जो चीजें मस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो हमारी क्या है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्ट शुड रिस्पॉन्ड टू एंटिसिपेटेड एरर कंडीशन और इनवैलिड इनपुट्स एंड एक्शंस। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर वैसे हम बेसिकली नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे यूज केसेस के अंदर। आगे जब हम यूज केसेस के डिस्क्रिप्शंस के टेबल हम लिखेंगे ना, तो उसके अंदर उन्होंने ये दिए हुए हैं, हमें हेडिंग्स दिए हुए हैं कि कोई भी एंटिसिपेटेड एरर्स क्या है, इनवैलिड इनपुट्स हमारे पास क्या आ सकती हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट एक्शंस क्या होंगे। तो ये हम यूज केसेस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे ये लाइन लिखने की वैसे जरूरत ही कोई नहीं थी। खैर उसके बाद यूनिकली हमने लेबल करना है हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, वही आइटमाइज वाली बात होगी फिर से। और फिर उसके बाद मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हो सकते हैं, जैसे कि रैशनल क्या है, सोर्स क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है। तो नीचे उन्होंने एक इसका टेबल भी दिया हुआ है, तो हम वो देखेंगे कि उसको हमने कैसे फिल करना है। तो इसके लेक्चर को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू, हमारा सिस्टम बेसिकली करेगा क्या। द कंक्रीट फंक्शंस, behaviors and operations that the software must perform to satisfy the user needs। यूजर की नीड्स के लिहाज से ऐसी चीजें जो कि हमारे सिस्टम का फंक्शंस हैं, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो ऑपरेशंस है, तो ये सारी चीजें हमारी बेसिकली क्या होंगी, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी और ये हमें बताती हैं कि हमारा सिस्टम बेसिकली करेगा क्या। Each functional requirement represents specific system capability or features such as login, data processing or report generation। तो ये कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें सिस्टम का बिहेवियर और यूजर के इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेस्टेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है अगर कोई हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो टेस्टेबल या मेजरेबल नहीं है तो इट मीन्स कि उसको इम्प्लीमेंट जो है हम टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे।
अगर टेस्टेबल नहीं है तो सर्वकार आपको पकड़ लेंगे कि ये आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी है तो आपने क्या इसको टेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख देते हो ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लिखते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो 10,000 यूजर जो है वो यूज कर पाए। अब वो पूछेंगे कि आपने ये कैसे मेक श्योर किया है कि 10,000 कर पाए, आपकी कोड स्पेस या कोड बेस वो क्या खुद को इतना स्केल कर पाएगा कि अगर 10,000 यूजर एट अ सेम टाइम वो सारे जो है वो आपकी ऐप पे आ जाएं तो वो स्टिल फंक्शन करेगी। ये आपने कैसे इसको मेक श्योर किया। तो जो भी आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है वो टेस्टेबल होनी चाहिए। आपने ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करनी है। ट्रेसेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी कि आपने उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट को उसके रिलेटेड यूज केस से, उसके डिजाइन से या फिर जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके साथ उसको लिंक करना है। कैसे करेंगे आगे उसके टेबल में देख लेते हैं। उसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए। एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि वहां पे दो लोग अगर उसको पढ़े तो वो दोनों जो है उससे एक डिफरेंट मीनिंग ले, ऐसी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अब इसका टेबल कौन सा होगा जो हमने हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर लिखना है। एक दफा आपको मैं एसआरएस से भी दिखाता हूँ। सेम वैसे मेरे पास वही टेबल ही है। जैसे ये सबसे पहले तो आप ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की हेडिंग दोगे, यहाँ पे आप ये बता दोगे यहाँ पे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी होती क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दोगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट की आगे हम देंगे को आइटमाइज करेंगे, हेडिंग देंगे, और हेडिंग के नीचे फिर जो है ना आपका टेबल होगा उस फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। अब उस टेबल के अंदर हमारे पास जो है ना सबसे पहले एक आइडेंटिफायर होगा FR1। आप कोई भी किसी भी तरीके से नाम रख सकते हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसको FR1 लिखा है, यानी जो भी साथ में आपने आइटमाइज किया वो नंबर भी आ जाएगा। अब ये आइडेंटिफायर क्या करेगा, अगर आप इसको कहीं और पे इसको लिंक करना चाह रहे हो, ट्रेसेबिलिटी का मैट्रिक्स बना रहे हो, तो वहां पे आप FR1 लिख के अगर मेंशन करोगे तो इट मींस कि वो आपकी ये जो फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आप उसको रेफर कर रहे हो। आगे उसका एक स्मॉल टाइटल आ जाएगा, शार्ट। अब इस टाइटल के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारी कोई लॉगिन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो मैं चाह रहा हूँ कि यूजर जो है वो गूगल के साथ लॉगिन कर ले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन विद गूगल, यानी ये एक स्मॉल सा जो है ना वो टाइटल इसको हम कोई भी दे देंगे। या फिर ये कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यूजर जो है वो अपने कोर्सेज की प्रोग्रेस वगैरह दे दे तो मैं उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट का नाम रख लूंगा व्यू कोर्सेज प्रोग्रेस। तो मैं कोई भी यहाँ पे जो है ना उसकी एक जो है ना वो शार्ट सा जो है ना वो टाइटल मैं चूज कर लूंगा, ताकि अगर मैंने उसको उसके आइडेंटिफायर की बजाय किसी शार्ट नेम से उसको रेफर करना है तो मैं उस नेम से उसको रेफर कर लूँ। फिर उसके बाद है हमारी रिक्वायरमेंट। अब जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हम या तो यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे या हम सिस्टम के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। दो पर्सपेक्टिव ही होते हैं हमारे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप यूजर का पर्सपेक्टिव ही लिखो, क्योंकि वकार साहब जो है वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और फिर उसमें से क्वेश्चंस करते हैं। तो जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस होने के चांसेस हैं, जितना आप कम लिखोगे उतने कम क्वेश्चंस होंगे, उतनी वो लेस डिटेल्स के अंदर जाएंगे। और फिर ये है कि हो सकता है कि वो आपसे समटाइम्स ये पूछ लें कि आपने ये एक फलां रिक्वायरमेंट लिखी है वो मुझे पढ़ के सुनाओ, और वो आपको जुबानी सुनानी पड़ेगी। तो अगर बहुत लंबी लिखी होगी, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, बीच में से कोई चीज मिस हो गई या फिर आपने एम्बिग्विटी जाहिर की कि जी ये शायद लिखा होगा, तो वो फिर पूछेंगे कि शायद क्यों कह रहे हो, क्या आपने खुद नहीं लिखा। तो कोशिश करें कि आप यूजर पर्सपेक्टिव से ही लिखें, सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर ना जाएं, वो बहुत लंबी और डिटेल्ड होती है और फिर वो उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्वेश्चन करें। अब अगर आप उसको यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखते हो तो सबसे पहले तो अगर आपको लेक्चर 1 याद हो एसआरएस का, जो कि हमारा मेरे ख्याल से लेक्चर 10 बनता है वैसे, तो उसमें उसमें हमने यूजर क्लासेस जो है ना वो हमने देखी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एटलीस्ट 3 से 5 जो है ना वो यूजर क्लासेस को डिफाइन करो। तो आप सबसे पहले यूजर की क्लास बताओगे, लाइक मतलब सपोज कर ले हमारे पास स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट, और यही हमारे ये जो यूजर क्लास वाले बंदे हैं यही हमारे एक्टर होते हैं, तो इसलिए फिर उसने यहाँ पे एक्टर नेम लिखा है। द स्टूडेंट शैल बी एबल टू डू समथिंग। अब डू समथिंग में हमारे पास क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो हमने उसको लॉग इन करवाना है, उसने कोई चीज व्यू करनी है, कहीं पे उसने क्लिक करना है, तो कोई भी ऐसा काम जो फंक्शन जो वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि वो लॉग इन, जैसे हमने ये लिखा लॉग इन विद गूगल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द स्टूडेंट शैल बी एबल टू लॉग इन डू समथिंग। आ गया हमारा, आगे आ रहा है टू सम ऑब्जेक्ट। अब टू सम ऑब्जेक्ट में हमारे पास वो लॉग इन किसके जरिए करना चाह रहा है, गूगल के जरिए, लॉग इन विद गूगल। तो विद गूगल हमारा क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके ऊपर वो ये लॉग इन करना चाह रहा है। या फिर
हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट शैल बी एबल टू लॉग इन टू हिज अकाउंट। अब उसका अपना अकाउंट भी है, क्या है हमारे पास एक किस्म का ऑब्जेक्ट या तो उसके उसके अंदर वो लॉग इन कर ले, यानी उसके ऊपर कोई वो एक्शन परफॉर्म कर ले। फिर उसके बाद अब ये तो हो गया हमारी, अगर हम सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे ना, द स्टूडेंट शैल बी एबल टू लॉग इन विद गूगल, तो ये हमने मतलब बिल्कुल जो है ना एक वेग सी जो है ना स्टेटमेंट लिखी है। कैसे होगा हमने ये नहीं बीच में बताया, तो बीच में हमारी क्वालिटी कंडीशन, रिस्पॉन्स टाइम या फिर कोई क्वालिटी स्टेटमेंट, ये चीज बीच में से मिस कर रही है। हाउ वाला पार्ट जो है वो बीच में से मिस कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये भी बताना है कि कितने टाइम के अंदर उसको वो रिस्पॉन्स दे या फिर जो है ना वो एक्यूरेटली लॉग इन हो। ये सारी चीजें जो है ना वो हमने बीच में जो है ना उसको क्लियर करनी है। लाइक मसलन मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हम लिखते हैं, द स्टूडेंट shall be able to view। अब ये व्यू हमारा क्या आ गया, डू समथिंग। आगे उसकी लिख लेते हैं कोर्सेज प्रोग्रेस या कोर्सेज डिटेल्स हम लिख लेते हैं कि वो कोर्सेज की डिटेल देख सके, कोई भी वो जो कोर्स ओपन करता है कोर्सेज की डिटेल देख सके। आगे हमने लिखनी है क्वालिटी कंडीशन, रिस्पॉन्स टाइम या क्वालिटी स्टेटमेंट। विद इन 5 seconds ऑन अ स्टेबल इंटरनेट। अगर यूजर के पास स्टेबल इंटरनेट है तो वो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर किसी भी कोर्स की जो डिटेल्स है वो स्क्रीन के ऊपर लोड कर सके, यानी उसकी स्क्रीन के ऊपर लोड हो जाए। तो ये हमारी क्या होगी, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी जिसमें सिर्फ एक वेग रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपरली एक रिटन रिक्वायरमेंट है। अब अगर यही चीज हम सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर देखेंगे तो पहले कोई ऑप्शनल प्री कंडीशन होगी। अब ऑप्शनल प्री कंडीशन क्या है कि अगर यूजर ने कोर्सेज की डिटेल्स देखनी है तो जाहिर सी बात है पहले वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर रिक्वायरमेंट लिख के बेसिकली देते हैं कि अगर वो कोर्सेज की जो डिटेल्स हैं वो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। फिर उसके आगे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शनल ट्रिगर इवेंट है कि अगर यूजर फिर उस अवेलेबल डाटा में से किसी एक कोर्स के ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे एक नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो कोर्सेज का जो डाटा है विद इन 5 सेकंड्स जो है वो लोड हो जाना चाहिए। और आगे मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, वही कि मतलब विद इन 5 सेकंड जो वो ऊपर जो है ना वो लोड हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको डिटेल के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो दोनों की, अगर आपको सही परफेक्ट के वे में चाहिए कि एक यूजर जो हमारी पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट रिटर्न होती है और जो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है हमारी रिटर्न होती है, अगर आपने कहीं पे रेफरेंस देना है इनका कि हमने इनको बेसिकली इसके अलावा, इस डॉक्यूमेंट के अलावा इसको हमने कहाँ पे पढ़ा है, तो जो आपकी 4th सेमेस्टर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली बुक है ना, एससी की बुक है आपकी, समर वाइल की, मेरे ख्याल वो ऑथर का नाम है समर विले की, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम की मेरे ख्याल से बुक है। उस बुक के अंदर आपको जो यूजर पर्सपेक्टिव और सिस्टम पर्सपेक्टिव से रिटर्न कुछ ना एग्जांपल्स मिल जाएगी। तो वहां पे आपको नजर आएगा कि यूजर पर्सपेक्टिव से जो रिक्वायरमेंट रिटर्न है वो सिर्फ एक लाइन के अंदर है, और जो सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर आपकी लिखी हुई होगी ना रिक्वायरमेंट, वो तकरीबन 4 से 5 लाइनों की है, वही सेम रिक्वायरमेंट। कोशिश करें कि आप यूजर पर्सपेक्टिव के साथ ही रहें। फिर उसके बाद ये कि आपका सोर्स क्या है। अब जाहिर सी बात है, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स कुछ पढ़ी थी, तो वो ही हमारा सोर्स है। अब वो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने टेक्निक्स का नाम नहीं लिखना। तो हो सकता है ना कि हमने इंटरव्यू किया किसी का, अब इंटरव्यू हमने किया है स्टेक होल्डर्स का, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी इंटरव्यू से निकल के आई होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी यूज केस मॉडलिंग से निकल के आई होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी हो सकता है हमने कुछ सर्वेज किए होंगे वहां से निकल के आई होंगी। तो वो हमने यहाँ पे प्रॉपरली बताना है कि हमने कौन सी टेक्निक को यूज करके कौन से स्टेक होल्डर से जो है ना वो रिक्वायरमेंट को हमने ड्राइव किया। फिर उसके बाद आ जाएगा रैशनल, मोटिवेशन बिहाइंड द रिक्वायरमेंट। रीजन क्या है कि आप इस रिक्वायरमेंट को क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि हमारी वो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मतलब सपोज कर लेना कि हम लॉगिन की रिक्वायरमेंट हमने लिखी है, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यानी हम एक अपने सिस्टम को क्या बना रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड बना रहे हैं कि कोई भी हमें मुंह उठा के उसके बीच में ना आ जाए। थोड़ी सी उसमें सिक्योरिटी का फीचर होना चाहिए सेफ्टी वगैरह के लिए। तो आप उसकी कोई भी यहाँ पे रैशनल जो है ना उसकी रीजन साथ में दे सकते हो।
फिर उसके बाद है कोई बिजनेस रूल, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन, पॉलिसी या रूल दैट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड थ्रू इट्स फंक्शनल बिहेवियर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ लॉग इन करना। अब लॉग इन करना है तो लॉग इन करने के लिए मेरे पास क्या रूल है कि मैं पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास बिजनेस रूल क्या होगा कि सिर्फ वही बंदा लॉग इन कर सकता है कि जो पहले रजिस्टर्ड होगा। उसके अलावा ये कि अगर मैंने अपने कोर्सेज की प्रोग्रेस वगैरह देखनी है तो पहले मैंने उस कोर्स में एनरोल किया हो, कोई मैंने उसके अंदर कोई लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, कोई उसकी क्विज़ेस या असाइनमेंट्स वगैरह मैंने सबमिट किए होंगे, तो तभी मैं उस कोर्स की प्रोग्रेस देख सकूंगा ना। तो यहाँ पे वो आपने अपनी जो आपका बिजनेस रूल होगा आपने वो लिख देना साथ। फिर उसके बाद ये कि डिपेंडेंसी, क्या कोई दूसरी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। मसलन ये कि जैसे ये लॉगिन है ना, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कि अगर यूजर रजिस्टर्ड होगा तब वो लॉगिन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये है कि जो जब हम लिखेंगे ना रजिस्ट्रेशन वाली, तो रजिस्ट्रेशन वाली लिखते हुए हमारी ये जो लॉगिन वाली रिक्वायरमेंट है उसकी हम आईडी यहाँ पे दे देंगे। सपोज कर लेना कि हमारी FR2 है, रिक्वायरमेंट है लॉगिन वाली, और FR1 हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी रजिस्ट्रेशन वाली। तो रजिस्ट्रेशन वाली की डिपेंडेंसीज के अंदर कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट डिपेंड कर रही है, FR2 को हम वहां पे इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी हाई है, मीडियम है या लो है। आप अपनी प्रायोरिटी भी यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट की लिख सकते हो। हाई प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट्स पहले इंप्लीमेंट होंगी, फिर मीडियम वाली और एंड पे लो वाली। और लो वाली अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल है, ना भी हम इंप्लीमेंट करें तब भी काम चल जाएगा। आई होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो हम देख लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्टिव, मेजरेबल और टेस्टेबल होनी चाहिए। मैंने आपको तकरीबन पहले भी बताया कि टेस्टेबल से मुराद क्या है, कि जैसे अगर आप कहीं पे लिख देते हो कि 10,000 यूजर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम को, तो वो सर पूछेंगे कि आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि 10,000 कर पाए। फिर उसके बाद ये कि सिर्फ ये नहीं बता देना कि शैल बी एबल टू, कि सिस्टम के अंदर यूजर लॉग इन कर सके, लेकिन विदाउट डिफाइनिंग हाउ, कि वो कैसे करेगा ये डिफाइन किए बगैर आप जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद है हमारे पास कि ये है कि हमारे पास उसके अंदर हम टाइमिंग, एक्यूरेसी या कोई कंडीशन वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक विद इन 5 सेकंड या एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी। इस तरह की चीजें इंक्लूड करके हम हाउ बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम हर एक रिक्वायरमेंट को उसके सोर्स से या फिर उसके रिलेटेड यूज केस के साथ जो है ना वो लिंक करेंगे, ताकि हम ट्रेसेबिलिटी जो है वो मेक श्योर कर सकें। आगे SDS के अंदर एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होगा भी जिसके अंदर हम ये चीजें मेक श्योर करेंगे। फिर उसके बाद ये कि हमने रैशनल के अंदर भी तकरीबन 1-2 लाइनें लिखनी है, ताकि हम अपनी हर एक रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर सकें कि इसको हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया। और प्रायोरिटी भी हमने सबको देनी है हाई, मीडियम, लो के लिहाज से। इस लेक्चर की ये PDF मैंने जो है वो ग्रुप के अंदर भेज दी थी, और अगर आप इसको एप्लीकेशन से देखना चाह रहे हो तो आप साउ प्रोग्रामिंग लिख के प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां से भी ये FYP1 के अंदर एनरोल करके ये कोर्स का लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, और ये नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे आपको। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।